एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला एंड हमारे आज के वन शॉट में ऑफ लाइट। तो भाई ये चैप्टर जो है लाइट 7th में भी है, 8th में भी है, 8 ओल्ड सिलेबस में भी है, 8 न्यू सिलेबस में भी है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में। तो आइए आज इसको बहुत एकदम वन शॉट में समझेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले। यहाँ पे आपको छोटा सा लगेगा अरे बस इतना ही टॉपिक है, अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या चीजें अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करने को मिलती हैं ना, आई क्या होता है, आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके साथ साथ आंखों की केयर कैसे करनी है। जिन लोगों को थोड़ा सा विजुअल इम्पेयरमेंट है या फिर फुल इम्पेयरमेंट है तो फिर वो लोग कैसे यहाँ पे यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए चीजें, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कौन सी चीजें हमारी आंखों को दिखती हैं, क्यों दिखती हैं, कैसे दिखती हैं। तो बेटा वही बोल रहा है, जो भी विजिबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट्स की वो किस पे रिलाई करती है, वो रिलाई करती है ऑन द प्रेजेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट है तो हमें चीजें दिखती हैं, अगर लाइट नहीं है तो हमें चीजें नहीं दिखती है ना। तो यहाँ पे अगर लाइट का प्रेजेंस है उस पर डिपेंड करता है हमें कोई चीज दिख रही है नहीं दिख रही है। रात में एकदम अंधेरा होता है, आपको चीजें एकदम इजीली दिख जाती है जैसे डे टाइम में दिखती है, नहीं दिखती ना, वही चीज बोल रहा है। ठीक है, एंड इंटरैक्ट कैसे कर रही है लाइट, ठीक है, उसके ऊपर। चलो, लाइट जो है वो है क्या एक्चुअल में। लाइट एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है, लाइट क्या है बच्चा, लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो क्या करती है, जो हमें हेल्प करती है अपने आसपास की चीजों को, वर्ल्ड को देखने के लिए। ठीक है, वो क्या करती है, हमें जो भी चीजें हैं अराउंड अस उसको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करती है। और ये जो लाइट है या तो ये सेल्फ इल्यूमिनेटिंग हो सकती है या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट हो सकती है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी खुद की लाइट हो सकती है या फिर उस ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक पहुंच रही है, उसकी वजह से आपको वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। मान लो कि यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट पड़ रही है हमारे फ्लावर के ऊपर, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, तो लाइट के लिए बता रहे हैं कि हमें कोई भी चीज विजिबल कैसे होती है। अब बात आती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। ये ल्यूमिनस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है बेटा, ल्यूमिनस का वर्ड का मतलब है बेटा वो ऑब्जेक्ट जिस पे जो लाइट एमिट कर रहे हैं। ठीक है, सीधी बात, मतलब ऐसे गुम घुमा फिरा के नहीं बताऊंगी, मैं सीधे बताती हूँ। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद की लाइट दे रहे हैं। ठीक है, जिसकी खुद की लाइट है वो दे रहे हैं, मान लो बल्ब बल्ब हो गया, चमक रहे हैं, खुद लाइट दे रहे हैं, है ना। बाकी ऑब्जेक्ट के पास रिफ्लेक्ट होकर लाइट और फिर वो आपको देते, तब आप उसको देख पाते हो। तो ये बोल रहा है कि आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ये खुद की लाइट है इनकी। ठीक है, बल्ब हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए, ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं बेटा, फायरफ्लाई हो गई, इनकी खुद की लाइट है। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए, सन लाइट, बल्ब, ट्यूब लाइट, है ना। जैसे ये सारी चीजें क्या है भाई, ये सब हमारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो बेटा वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं है। ठीक है, या तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही हैं इमेजेस। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। चलो, यहाँ पे कैसे बता रहे हैं कि ये एग्जाम्पल देख लो, उनकी खुद की लाइट नहीं है, मून की खुद की लाइट नहीं है, मून की खुद की लाइट नहीं है, हो हाँ नहीं है। ठीक है, वो सन की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको यूज करता है। वो चांदी की रोशनी जो आपको दिखती है ना, वो एक्चुअल में सूरज की ही है। ठीक है, कैसा लगा, झटका लगा, एकदम नया चीज पता चल के। नया नहीं तो बहुत बढ़िया। चलो, मून, ट्री, टेबल, पेंटिंग, ये सब क्या है भैया, इन सब की खुद की लाइट नहीं है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। पहली बात, रिफ्लेक्शन है क्या उसको समझते हैं। तो बेटा सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं कि रिफ्लेक्शन क्या है, तो देखो ऐसा है कि एक प्लेन है, मान लो। ठीक है, ये एक प्लेन है। ठीक है, प्लेन मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, एकदम ऐसा मान लो ये प्लेन मिरर है हमारा। ठीक है, इसके ऊपर लाइट आती है। ठीक है, इसके ऊपर कहीं से भी एक लाइट फॉल कर रही है। चलो लाइट को येलो ही बना देते हैं, लो भैया। ठीक है, कहीं से तो लाइट आके इसके ऊपर फॉल करती है। ठीक है, जब ये इस पे फॉल करती है तो यहाँ से ढिचुक होके वापस से चले जाएगी। ठीक है, कैसे जाएगी बेटा, ढिचुक होके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ढिचुक बता रही हूँ मैं थोड़ा सा डार्क कलर से बना रही हूँ ताकि आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, ये जो ढिचुक है दिस इज बेसिकली ये बाउंस होके लाइट जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो लाइट है वो क्या कर रही है बेटा, बाउंस होकर वापस से जा रही है। ठीक है, अरे भाई हाँ जी, इसको थोड़ा सा हम लोग एंगल सही कर देते हैं इसका। आइए भाई लोग, ठीक है, ओके डन।
चलो अब ये क्या बता रहा है कि ये जो यहाँ पे इस पे हिट किया, ठीक है, ये जो सरफेस था हमारा, ये सरफेस मैंने मान लो कि प्लेन मिरर लिया है, ठीक है, मान लो कि ये जो मेरा सरफेस है ये क्या है, प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पे जब ये आती है लाइट, तो ये आने वाली लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ये जो लाइट आ रही है हिट करने के लिए, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे बोल रही हूं अभी मैं, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगी, इंसिडेंट रे, ठीक है, रे मतलब एक लाइट का ये आ रहा है रे, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट होके बाउंस ऑफ होके वापस से जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम इस पूरे चीज को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन कि लाइट आई किसी भी प्लेन मिरर पे या किसी भी ऐसे शाइनी ऑब्जेक्ट पे, उसने हिट किया और फिर अब वो बाउंस करके जा रही है, ठीक है, ये ढिचुक करके वापस से जा रही है, जो बाउंस होकर जा रही है इसे हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमने क्या किया बेटा, हमने एक खुद से इमेजिनरी लाइन जो है ये बनाई, ठीक है। अब ये हम इमेजिनरी लाइन कहीं पे भी बना देंगे क्या बेटा, नहीं, ये इमेजिनरी लाइन हम कहाँ बनाते हैं बच्चे, ये इमेजिनरी लाइन हम वहां बनाते हैं जहां पे इंसिडेंट रे फॉल करती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से सोचूंगी कि भैया ये तो मैं कहीं भी बना देती हूँ, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये जो, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, इमेजिनरी लाइन है, ये है नॉर्मल। और ये क्या रहती है बेटा, ये परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन। ये जो भी मैंने ऑब्जेक्ट लिया है इससे क्या रहेगी बेटा, ये परपेंडिकुलर रहेगी, इतना याद रखना है, ठीक है। ये क्या करेगी, ये परपेंडिकुलर रहेगी, यानी कि ये 90 डिग्री बना रही है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या कर रही है, 90 डिग्री बना रही है इस प्लेन के साथ में, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ पे फॉल करती है बच्चे, ये लाइन कहाँ पे फॉल कर रही है, ये लाइन फॉल कर रही है, बढ़िया सा कलर लेते हैं गाइस, आइए, ठीक है, ये लाइन कहाँ पे फॉल कर रही है, ये वहीं पे, ये जो नॉर्मल है ये कहाँ बनाएंगे, हम वहीं पे बनाएंगे जहाँ पे इंसिडेंट रे आके हिट कर रही है। ऐसे नहीं कि इंसिडेंट रे यहाँ पे, मैं नॉर्मल यहाँ बनाऊंगी मेरी मर्जी, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। चलो अब पहला जो लॉ होता है वो क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे जो है ये जहाँ पे आ रही है और ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम नॉर्मल को बीच में रखे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, हमारा नॉर्मल है, इससे हम देखते हैं यहाँ का एंगल, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इसको एंगल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरे साइड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको दूसरे साइड दिख रहा है, ये वाला जो हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे का बेटा, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। किसका एंगल है ये बच्चे, ये है रिफ्लेक्शन का एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से। तो ये बता रहा है कि ये जो एंगल आई है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे, समझ में आ रहा है आपको, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी लाइट आएगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे लाइट आएगी ये फॉल करेगी, जितना एंगल हमारा नॉर्मल के साथ बनेगा, ठीक है, जितना हमारा एंगल ये नॉर्मल के साथ बन रहा है सेम उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी करके जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये आ रही है प्लेन मिरर पे अगर ये फॉल कर रही है तो जैसे यहाँ पे आया अब इसकी मर्जी यहाँ पे चले जाएगी, मेरा क्या है, मेरी मर्जी, ऐसा बोल रही है लाइट, ऐसा है नहीं। क्या बोल रहा है बेटा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इक्वल रहेगा टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो ये तो हो गया पहला लॉ कि एंगल ऑफ, पहला लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। और दूसरा लॉ इसका जो है ये बोलता है कि बच्चा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसने अपनी मर्जी चलाई है कि यहाँ पे आऊंगा, ये इंसिडेंस बोल रहा है मैं कहीं से भी आ सकता हूँ, इधर से आऊंगा, इधर से आऊंगा, मेरी मर्जी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे बोलता है मैं तो इधर निकल जाऊंगा, मेरी मर्जी। नॉर्मल बोलता है कि मैं तो कहीं से भी टेढ़ा होकर आ जाऊंगा, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं है, दे विल लाई ऑन द सेम प्लेन। भैया यहाँ पे हमारा इंसिडेंट रे है, यहीं पे हमारा नॉर्मल है और यहीं पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब एक ही
प्लेन में लाई कर रहे हैं, इतने ही रीजन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ये, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या बोलती है, ये दूसरा चीज है भैया कि दे ऑल, यानी कि ऑल यानी कि क्या बता रहा है ये बेटा, इंसिडेंट रे जो है आपकी, ठीक है, नॉर्मल है एंड क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये तीनों जो होते हैं दे विल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। यही चीज यहाँ पे आपको समझाई गई है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट हिट करती है मिरर से और फिर वो रिफ्लेक्ट करती है। इंसिडेंट रे क्या होती है, इनकमिंग रे, रिफ्लेक्टेड क्या रे क्या होती है बेटा, आउटगोइंग रे, ठीक है। जो बीच में एक लाइन है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है मिरर के सरफेस से। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बता दिया गया है। अगर आपको एग्जाम में ये सोचे कि भैया क्या डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन तो मैम ने बताई नहीं, बस समझा के छोड़ दिया, तो डेफिनेशन इसीलिए मैंने आपको नोट्स दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, ये दोनों चीज वही है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर हमारा हमेशा ऑलवेज इक्वल रहता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज बताई गई है। एंड दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये दूसरी चीज जो बता रही है कि वही, ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब जो होते हैं सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए समझते हैं कि प्लेन मिरर जो है वो कैसे ऑब्जेक्ट जो है उसके सामने रखा हो तो कैसे इमेजेस को फॉर्म करेगी, ठीक है। पहली चीज क्या होता है बेटा, वर्चुअल रहता है एंड अपराइट रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरी मुंडी यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन मेरे सामने जो प्लेन मिरर है जिसमें मैं रोज अपना मुंह देख कर आती हूँ, ठीक है, वो अचानक से मुझे दिखाएगा कि मेरी टांगे ऊपर चली गई, मेरी मुंडी नीचे चली गई। ऐसा उल्टा नहीं दिखाएगा, अपराइट दिखाएगा। मुंडी जहाँ पे है वहां पे मुंडी रहेगी, बदन जहाँ पे वहां पे बदन दिखेगा, ठीक है। सेम साइज होता है एज द ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि मेरे सामने प्लेन मिरर है तो मेरा जो साइज है इतना ही साइज का मेरा इमेज भी फॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी सी हूँ, इमेज इतना बड़ा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जूम्ड इन है। ये सब स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं उसमें होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है, समझ में आया। चलो, प्लेन मिरर में क्या होता है, सेम साइज की इमेज बनती है। लैटरली इन्वर्टेड रहता है, यानी कि अगर मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया तो आपको मेरा जो इमेज फॉर्म होगा उसमें ये लगेगा कि राइट हैंड है, और जो राइट हैंड उठाऊंगी तो आपको लगेगा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। इसको भी मैं अभी आपको समझा दूंगी। इक्वल डिस्टेंस पे होता है एंड इरेक्ट रहता है, ठीक है, वर्टिकल रहती है और सेम ओरिएंटेशन रहता है जैसे ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। मान लो जो मैं आपको समझा रही हूँ लैटरल इन्वर्जन, उसको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा लेकिन कोई हंसेगा नहीं, ध्यान देना, ठीक है। ये मान लो कि ये मेरा एक मिरर है, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे सामने एक मिरर है। अब इस मिरर पे मैं अपनी एक इमेज बना देती हूँ, ठीक है। मैंने बनाई, ये मेरी मुंडी, ठीक है, मेरा सेम साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये मैंने अपनी बॉडी बना दी। अब यहाँ पे ये मैं हूँ, ये यहाँ पे मेरा, ठीक है, मिरर में इमेज बन रही है। अब ये जो इमेज है, मान लो मैंने अपना राइट हैंड खड़ा किया, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या है भाई, राइट हैंड जो है, ठीक है, मेरा राइट हैंड ऊपर है, तो यहाँ पे बता रहा है कि भैया ये आपका राइट हैंड ऊपर हो गया। लेकिन अब आप देखोगे तो इसमें जो इमेज बनी है बेटा, इससे आपको क्या लगेगा कि मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। यानी कि प्लेन मिरर में मैं अपना राइट हैंड खड़ा कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, ये तो लेफ्ट हैंड दिख रहा है। देखो राइट हैंड तो इधर है मेरा, इधर होना चाहिए था इसको खड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड लग रहा है। तो इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। क्या है ये, लैटरल इन्वर्जन। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। अब इक्वल डिस्टेंस पे फॉर्म होगा हमारा जो इमेज है, मतलब कि अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा मिरर है, ठीक है, मिरर को मैं इसी तरीके से एक प्लेन साइड वाला व्यू दिखा रही हूँ मिरर का, ठीक है, जैसे सामने अब जैसे ऐसे दिखता वो वाला नहीं, साइड वाला व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे मिरर से कितना दूर है, मान लो 1 मीटर दूरी पे है, तो यहाँ पे जो इसकी इमेज फॉर्म होगी बच्चे, ये भी 1 मीटर पे ही होगी, ठीक है। मान लो अगर ये 1 मीटर ना होके 0.5 मीटर पे है, तो 0.5 मीटर पे ही हमारी इमेज फॉर्म होगी। मतलब कि जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर मिरर से हमारी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, क्लियर है। उसको हम बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस पे इरेक्ट रहता है, यानी कि वर्टिकल है तो वर्टिकल दिखती है। ऐसे आपको, जैसे ये मेरा इमेज है, ठीक है,
मान लो ये मेरा इमेज है, ये इमेज आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि यहाँ पे मेरी मुंडी है और यहाँ पे मेरा शरीर है, ऐसे नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, इरेक्ट दिखेगी, यानी कि सीधी आपको इमेज दिख रही है मेरी, ठीक है। चलो, रिफ्लेक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं बेटा, 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर एंड डिफ्यूज। तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं बेटा। रिफ्लेक्शन के टाइप कहिए, ये पहला बता रहा है, सीधे सीधे मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देख लो कि सारी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपका सरफेस है ये क्या है, एकदम सपाट है, ठीक है, प्लेन है। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है बेटा, ये एकदम प्लेन है। तो जब भी रेज अगर पैरेलल यहाँ पे फॉर्म कर रही है, मतलब आ रही हैं, इंसिडेंट रेज जो है वो अगर क्या आ रही है बेटा, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, तो वो बाउंस होने के बाद स्मूथ सरफेस से जब बाउंस होके जाएंगी बेटा, तो वो सब पैरेलल ही रहेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद में भी ये सब क्या है, पैरेलल है। पैरेलल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बेटा, पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो आगे जाके ऐसे मिल नहीं जाती हैं, ऐसे टेढ़ी नहीं हो जाती कि ले मिल लिए, ऐसे नहीं, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती है, ऐसे साइड बाय साइड चलती है लेकिन मिल के भी हम मिल न सके, ठीक है, वैसा वाला हाल है इसका। ये साइड बाय साइड चलती रहेगी लेकिन ये क्या है भैया, ये आगे जाके मिलेगी नहीं, तो ये क्या हो गए, पैरेलल लाइंस हो गए। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल है और वो स्मूथ सरफेस पे हिट करती है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, सपाट दिख रहा है, ऐसा उबड़ खाबड़ तो नहीं दिख रहा है ना, स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस पे हिट करेगी, तो ये सब बेटा जब बाउंस होके जाएगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो ये सब पैरेलल जाएंगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेगुलर हमारा रिफ्लेक्शन है, ठीक है। चलो, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या बोलता है बेटा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोल रहा है कि ये इंसिडेंट रेज तो पैरेलल आए हैं, पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सपाट नहीं है, ये कैसा है बेटा, स्मूथ नहीं है, ये ऊबड़ खाबड़ है, गुचुर पुचुर है, ठीक है, रफ सरफेस है। ये कैसा सरफेस है बच्चे, ये रफ सरफेस है। तो ये बोल रहा है कि जो रफ सरफेस है इस पे भले ही ये जो लाइंस आई थी ये क्या थी बेटा, ये पैरेलल आई थी, बट ये पैरेलल नहीं जाएंगी, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट यहाँ पे डायरेक्शंस जो है उसमें इरेगुलरिटी की वजह से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है। तो यही चीज है, ये बता रहा है कि यहाँ पे जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है ये क्या होता है, ये तब होता है जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, एक सरफेस जो है उस पे हिट कर रही है, लेकिन अलग अलग वेरियस डायरेक्शन में जाएंगी। क्यों जाएंगी, क्योंकि सरफेस क्या था, इरेगुलर था, यानी कि रफ मटेरियल हो गया, जैसे वैसा था, ठीक है, जैसे कार्डबोर्ड वार्डबोर्ड हो गया। तो ये जो होती हैं, लेकिन फिर भी ये लॉज ऑफ हमारा रिफ्लेक्शन को वायलेट नहीं करती हैं, उसी प्लेन पे रहेंगी बच्चे, ठीक है। और इनका यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पे अगर आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दोगे जिसको आप नॉर्मल बोलोगे, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस का एंगल बन रहा है ये हमेशा सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सेम होगा, यहाँ देखोगे सेम होगा, तो ये बोल रही है कि ये वायलेट नहीं करती हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, भले अलग अलग डायरेक्शन में चली जाए, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है। चलो, अब बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन के इफेक्ट्स जो है रेगुलर और डिफ्यूज में, वापस से बता रहा है कि रेगुलर जो होता है बेटा वो क्लियर इमेजेस फॉर्म करता है, लेकिन डिफ्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट इमेजेस फॉर्म करता है और लाइट स्कैटर करती है अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है, क्योंकि सरफेस स्मूथ था ही नहीं। चलो, अब पूछ रहे क्या रिफ्लेक्टेड लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो बेटा जब आप यहाँ पे, इसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो आ रही है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो गई भैया, मतलब जो खेल रहा था उसी के साथ आपने खेल डाला, ठीक है, खिलाड़ी के साथ आपने खेल डाला। तो यहाँ पे क्या है, ये रिफ्लेक्ट, यहाँ पे इंसिडेंट आई, ये रिफ्लेक्ट होकर ढिचुक होकर चले गई, बट ये जो ढिचुक होकर गई है, हमने यहाँ पे एक और यहाँ पे कुछ तो शाइनी मटेरियल लगा दिया, इसकी वजह से ये वापस से रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब ये बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है उसे हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और ये कहाँ पे हेल्प कर रहा है हमें बेटा, हेयर सैलून में। अगर आपने अपने हेयर कट करवाया, अगर आपको पीछे का देखना होगा तो आप देखोगे पीछे या तो जो मिरर होता है उसमें आपको दिख जाएगा सामने के मिरर से कि पीछे के बाल कैसे हैं, या फिर नई भैया जो होते हैं, भैया ये ऐसे लेके खड़े हो जाते हैं कि लो दिख रहा है भैया, सही है ना, थोड़ा ऊपर नीचे तो नहीं हो गया बाल। चलो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पेरिस्कोप में यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है इसका फंडा काम आ रहा है, ठीक है, ये काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब इसमें होता क्या है बच्चे, यहाँ पे Z या फिर Z जो भी आप बोलो, उस टाइप का एक स्ट्रक्चर ले लिया, उसके अंदर हमने यहाँ पे लगाया है एक पर्टिकुलर एंगल पे 2 मिरर्स, ठीक है, 2 मिरर्स लगाए हैं वही सेम एंगल पे। ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी कहीं पे लगाऊंगी, ऐसे लगाऊंगी ऐसे नहीं होता है, ठीक है, लाइट ब्लॉक हो जाएगी बच्चे, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट था उसकी लाइट फॉल करती है,
ठीक है, उसके लाइट फॉल की इस वाले मिरर पे, जैसे ही इस पे फॉल करती है तो यहाँ पे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाया गया है, ये वापस से क्या करता है बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है और ये उसको देखोगे आप 90 डिग्री में वापस से ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रही है बेटा, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और फिर यहाँ पे जो मिरर है ये वापस से इसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है ये हमें रिफ्लेक्शन होते 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 आंखों को दिख जाता है। और ये कहाँ पे काम आता है बेटा, जैसे सबमरीन्स हो गई, बंकर्स हो गए, जहाँ पे फाइट वगैरह चलती है, वॉर वगैरह चलता है, तब बंकर से आप डायरेक्टली ऐसे निकल के तो देखते नहीं, अगर आप ऐसे निकलोगे डिशके आओ हो गया खेल खत्म। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, पेरिस्कोप का यूज किया जाता है कि बाहर वो ऑब्जेक्ट देखने के लिए जो हमें डायरेक्टली नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, अगर आपको ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हो, जैसे सबमरीन वगैरह में हो गया, तो पेरिस्कोप का यूज होता है ऐसी जगहों पर। एंड नाउ यू नो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से लाइट आई, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट की, वापस से रिफ्लेक्ट की, क्या हुआ भैया, एक बार रिफ्लेक्टेड लाइट जो आई थी उसको वापस से रिफ्लेक्टेड रे को वापस से क्या किया बेटा, वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इसकी काम कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो होती है वो उन चीजों को देखने के लिए यूज होती है और डायरेक्टली विजिबल नहीं होते। लाइट जो होती है एंटर करती है एक मिरर से, रिफ्लेक्ट करती है, हिट करती है दूसरे वाले को, फिर वापस से रिफ्लेक्ट करती है और आपकी आंखों को दिखती है। ये जो बाउंसिंग है मल्टीपल टाइम्स लाइट की, ये बेटा पेरिस्कोप में हो रही है, जिसकी वजह से हमें कॉर्नर या ऑब्स्टैकल वाली जो चीजें होती हैं वो भी दिख जाती हैं। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस में एक और चीज होती है बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जो होते हैं उसकी वजह से मल्टीपल इमेजेस भी फॉर्म हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कुछ पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न क्यों बन रहा है आइए समझते हैं। ये होता है बेटा कैलाइडोस्कोप या कैलिडोस्कोप, आप जो भी बोलोगे उसके अंदर। ठीक है, अभी कैलिडोस्कोप क्या होता है, ये एक बहुत बढ़िया सी डिवाइस होती है जिसमें बेटा एक मिरर लिया, दो मिरर लिया, तीन मिरर लिया। ठीक है, तीन हमने मिरर्स लिए और तीनों को हमने ट्रायंगल शेप में डाल दिया और अब हमने लिया एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल टाइप का ट्यूब और जब हमने ये ऐसा लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लिया, इसके अंदर हमने ये तीनों के तीनों जो मिरर्स थे वो डाल दिए और अब इसके अंदर बीच में हमने क्या डाल दिए, बीड्स डाल दिए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है बीच में बीड्स हैं, कलरफुल आपने बैंगल एंगल के टुकड़े डाल दिए, कुछ भी आपने बढ़िया बढ़िया सी चीजें डाल दी कलरफुल। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइट तीनों में रिफ्लेक्ट होती है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, जब फिर कोई एक एंड से देखता है कैलिडोस्कोप या कैलाइडोस्कोप के अंदर और लाइट एंटर करती है दूसरे साइड से, तो आपको यहाँ पे तीन जो यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया से मिरर्स हैं उसके बीच में कुछ कुछ तो ऐसे बनते हुए पैटर्न्स दिखेंगे। ठीक है, और ये जो सुंदर सुंदर पैटर्न्स आपको दिखते हैं, ठीक है, जो सुंदर सुंदर पैटर्न्स दिखते हैं इसको अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा देते हैं मैं आपको कहाँ कहाँ यूज होता है। तो भैया देखो, एंटरटेनमेंट या टॉयज सेक्शन में यूज होता है। आप देखोगे ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए बनाया जाता है टॉयज वगैरह। ठीक है, आर्ट एंड डिजाइन पैटर्न जो है उसको जनरेट करने के लिए आप देखोगे वॉलपेपर्स वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल में यूज किया जाता है, ऐसे आपने प्रिंट्स आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह पे। इसके साथ साथ थेरेपी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर माइंडफुलनेस के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ ऐसे पैटर्न्स को नोटिस किया जाता है जिसकी वजह से इंसान को एकदम शांति मिल जाती है। ठीक है, स्ट्रेस रिलीज होता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग या फिर डिस्प्ले करने के लिए इंस्टॉलेशन। तो भैया ये ब्रांडिंग के लिए इतना ज़्यादा प्यारा फॉर्मेशंस होती हैं, पैटर्न्स ऐसे बनते हैं कि इंसान का ध्यान खिंचा चला आता है। ठीक है, तो जब भी कोई कैंपेन्स होते हैं या फिर कोई भी मार्केटिंग कैंपेन हो गया ना, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे डिजाइन्स यूज किए जाते हैं बिजनेसेस के लिए। ठीक है, डेकोरेटिव सीलिंग्स एंड डोम्स, इवन जो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो या ऑफिस के स्ट्रक्चर जो भी हैं, ये भी आपके इंस्पायर्ड है फ्रॉम कैलिडोस्कोप। ठीक है, इसका जो पैटर्न्स है ये सेम वहीं से इंस्पायर्ड है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं वापस से सनलाइट के ऊपर। बेटा सनलाइट जो होती है उसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट, और ये व्हाइट लाइट जो होती है इसमें 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो इस चीज़ को समझने के लिए या इस चीज़ को जानने के लिए। बेटा इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक सोर्स ऑफ लाइट आपने ली। ठीक है, मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट ली है आपने, यहाँ पे प्रिज्म डाला है, जब यहाँ से लाइट हिट करती है इसके प्रिज्म के ऊपर तो ये 7 अलग अलग कलर्स में आपको जाते हुए दिखेगी, सेम वैसे ही जैसे रेनबो में होता है। ठीक है, तो ये वही बता रहा है आपको। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एक प्लेन मिरर लिया आपने,
ठीक है, बोल फिल्ड विथ वाटर के अंदर। उसके बाद में डायरेक्ट सनलाइट आने दी मिरर के ऊपर और फिर आप एडजस्ट करते हो। ठीक है, जब आपको बोल के अंदर जो भी है भैया आप बोल को एडजस्ट करते हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो एक वाइट सरफेस पे या फिर ऐसे अपने पेपर रख दिया या फिर वॉल हो गया उस पर रिफ्लेक्ट कर दिया। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। ये जो मिरर है और ये वाटर है ये एक प्रिज्म की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि प्रिज्म क्या करता है बेटा, व्हाइट लाइट को ब्रेक कर देता है इनटू कॉम्पोनेंट कलर्स, यानी कि 7 कलर्स के अंदर उसको कर देता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये जो फिनोमेनन है इसको, ये जो हमारा रेनबो हमें दिखता है, ये जो हमारा नेचर है ये बना रहा है बेटा, दिस इज बेसिकली नेचुरल डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, जो कि 7 अलग अलग कलर्स में, ये जो विबग्योर वाला फैक्टर है भैया आपको याद आ जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ओह वेट जी रह गया ग्रीन। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बार मैं लिख ही देती हूँ लगे हाथ कि आपको बाद में भी याद रहे। ठीक है, ये विबग्योर, ये जो होते हैं ये 7 कलर्स जो होते हैं ये आपको रेनबो में भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये तो एप्लीकेशंस तो हमने समझ ली हैं गाइस। चलो अब बात करते हैं आंखों की। हमारी आंखें हमें हेल्प करती हैं हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि आंख हमारे इतनी इंपॉर्टेंट वाइटल सेंस ऑर्गन है कि बेटा ये हमें परसीव करने में, इंटरप्रेट करने में, जो भी चीजें हमारे आसपास चल रही हैं, फैसिनेटिंग सा स्ट्रक्चर हो गया, सब कुछ देखने में, जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, ये सारा पूरा चैप्टर उसमें हेल्प करती है। अब आई होता क्या, ये रफली स्फेरिकल होता है और प्रोटेक्टेड होता है एक वाइट आउटर कोट से, जो कि हमारा इंटीरियर जितना भी है उसको सपोर्ट करे। फिर उसके ऊपर होता है बेटा ट्रांसपेरेंट कॉर्निया यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, ये आपको व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखा है। ठीक है, इमेज आ जाएगी आपके पास, देख लेना आराम से। इसके बाद में ये बता रहा है कि आइरिस होता है, प्यूपिल होता है, बहुत सारी चीजें होती है और एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा, कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और ये कैसी होती है, कलरफुल होती है क्या, नहीं, ये होती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, फिर आता है आइरिस। आइरिस जो होता है बेटा कॉर्निया के पीछे रहता है और एक डार्क मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम आइरिस बोल रहे हैं। और लोगों की आंखों का, यानी कि बोलते हैं ना कि अरे यार इसकी आंखें देखो ब्लू है, इसकी ग्रीन है, इसकी ये है, इसकी वो है, इसकी ब्लैक है, इसकी ब्राउन है ना, ये सारी चीजें कहाँ से आती है बेटा, कलर जो होता है आइरिस का उसकी वजह से। ठीक है, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक जो भी है वो। फिर आता है बेटा प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल होता है आइरिस के भी अंदर। ठीक है, एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है जिसका नाम है प्यूपिल। फिर बात करते हैं लेंस की। अब लेंस कहाँ है बेटा, प्यूपिल के पीछे लेंस होता है। और लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है जो भी आई के अंदर बेटा लाइट आती है, ठीक है, उसे बैक ऑफ द आई जो होता है वहां पे एक लेयर होती है जिसे रेटिना कहते हैं, वहां पे फोकस करना है। ठीक है, लेंस का काम क्या हुआ कि लाइट को फोकस कर रहा है। ठीक है, फिर काम आ रहा है हमारे रेटिना का। रेटिना क्या है, ये जो अभी हमने बोला था रेटिना, वही बता रहे हैं, वो लेयर जो बैक ऑफ द आई में होती है उसे हम रेटिना बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे अलग अलग नर्व सेल्स होते हैं और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां पे ऑप्टिक नर्व और हमारी रेटिना का जंक्शन होता है। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहां पे विजन नहीं होती है, एब्सेंट होती है, और ये एग्जिस्ट करता है जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो वहां पे क्या है बेटा, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क का, डिफाइन करने के लिए ब्लाइंड स्पॉट, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे विजन एब्सेंट होती है, याद रखना। नर्व सेल्स क्या होते हैं बेटा, 2 टाइप के नर्व सेल्स है रेटिना के पास में, एक होता है कोन्स, एक होता है रॉड्स। कोन्स जो होती हैं वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं और रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। रॉड्स हमें हेल्प करते हैं जो भी चीजें हैं डिम लाइट में देखने के लिए, कोन्स हमें हेल्प करती है ब्राइट लाइट में, हमें सनलाइट में चीजें देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक, ऑप्टिक नर्व क्या होता है बेटा, जो भी सेंसेशन हमारी आंखों को फील होती है या फिर नर्व्स जो होती हैं वो फील करती है और फिर वो ट्रांसमिट करती हैं हमारे ब्रेन के पास में कि बहुत ज़्यादा लाइट है, आंखें चुभ रही हैं, आंख बंद करो, आंख बंद करो। तो ये सारी चीज़ें बेटा हमारे ब्रेन के पास में जो सिग्नल जा रहा है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जा रहा है। ठीक है, जितनी भी सेंसेशंस है वो कहाँ से जा रही है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जा रही है। फिर बात आ रही है सिलियरी मसल्स की। सिलियरी मसल्स किसमें हेल्प करती है बेटा, सिलियरी मसल्स हेल्प करती है लेंस का शेप चेंज करने के लिए। ठीक है, लेंस को जो जब अलाउ करें ना, लेंस अलाउ कर रहा है कि लाइट
आएगी, फोकस करेगी, तो अब उसका जो शेप है उसको चेंज करने के लिए कौन हेल्प करेगी? सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये हेल्प करता है लेंस को कि वो अच्छे से फोकस कर सके, ठीक है, अच्छे से फोकस कर सके, लाइट जो है अच्छे से फोकस करे, प्रॉपर इमेज बन पाए उसके लिए। अब आंखों में जो ऊपर ऐसे आईलिड्स होते हैं, ये क्या है? पर्दा है, पर्दा बेसिकली, ठीक है। जब हमारी आंखों को नीड नहीं होती है चीजें देखने की, मान लो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी चल रही है, आंधी तूफान आ गया, तो क्या मुझे चाहिए कि मेरी आंखें ऐसे खुल के देखेगी, अरे वाह सारा धूल मिट्टी मेरे आंखों में जाने दो, कोई बात नहीं ना, नीड नहीं है, वहां पे हमारी आईज को प्रोटेक्ट करना है। तो जो चीज हमारे लिए नीडेड नहीं है उस टाइम पे मैं क्या करूंगी? आंखें बंद कर लूंगी, तो अब क्या हो? मेरी आंखें सेफ हो गई। इसके लिए ये आईलिड्स है हमारे पास में, ठीक है। वही बोलता है प्रोटेक्ट कर रही हैं आईज को फ्रॉम द फॉरेन ऑब्जेक्ट, ऑल्सो ये ब्लॉक कर देती हैं लाइट को जब नीडेड नहीं होता। आप सोने जा रहे हो तो एकदम बढ़िया रोशनी चाहिए कि अरे नहीं भाई एकदम सूरज जी ही मुंह के ऊपर आ जाए तब बढ़िया नींद आएगी, इतनी लाइट चाहिए मुझे, ऐसा नहीं होता ना। आपको क्या होता है? लाइट को ब्लॉक करोगे तो बढ़िया नींद आती है ना, लाइट ऑफ करके अच्छी नींद आती है। तो वही बोल रहा है कि आंखों को अब लाइट की जरूरत नहीं है, तो आप आंख बंद कर लोगे, लाइट ब्लॉक हो जाएगी, तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी। जब जरूरत नहीं है तो यहाँ पे आपके आईलिड्स काम आ रहे हैं। रेटिनल इंप्रेशंस बता रहा है कि इमेज जो रेटिना के पास पहुंचती है वो परसिस्ट करती है फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1/16 मोमेंट बता रहे हैं ये सेकंड का, मतलब मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में भैया। और उसी टाइम पे आपका परसेप्शन होता है ऑफ मोशन, ठीक है। और जब ये यहाँ पे रैपिड प्रेजेंटेशन होता है स्टिल इमेजेस का, ठीक है, ये इमेज हो गई, ये इमेज हो गई, इमेज देखिए फटाफट 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 आपको दिखती है, तो ये इल्यूजन बनाती है कि ये सारी चीजें मूव कर रही हैं, एक्चुअल में ये मोशन में है, ये बता रही है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी की वजह से जो मूवीज वगैरह हैं उसमें आप वीडियोस जो है वो देख पाते हो, ठीक है। मूवीज में बहुत सारी पिक्चर्स जो होती हैं, ये पिक्चर्स मूव करती हैं एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। मतलब अभी तक तो हमें पता था कि परसेप्शन जो रहता है वो कब तक रहता है? 1/16 ऑफ अ सेकेंड, बट यहाँ पे इन्होंने वो भी नहीं छोड़ा, इसको 24 भैया 24 इमेजेस यानी पिक्चर्स पर सेकेंड कर दिया, जिसकी वजह से आपको लगता है कंटिन्यूस मोशन के अंदर चीज हो रही है, ठीक है। हमारी जो आई होती है वो फोकस कर सकती है दोनों जगह पे, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी देख सकती है, नियर बाय ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी देख सकती है, ठीक है, दूर का पास का सब चीज देख सकती है। मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो एज पे डिपेंड करता है, किसी को सही से दिखता है, किसी को नहीं दिखता है, ठीक है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे सही से नहीं दिखता है दूर का पास का, आप थोड़े से यंग हो, आपको थोड़ा दिखता होगा, सब पे अलग अलग पे पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस जो होता है आप नॉर्मल आई के साथ में कभी भी रीड कर पाओ, दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुछ टाइम ऐसा होता है कि लोगों को पास का नहीं दिखता है, कुछ कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता है, जैसे मुझे दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे सूटेबल लेंसेस होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो चश्मा है बेसिकली इसमें लेंस लगा दिया, ठीक है। सूटेबल लेंसेस से हम लोग अपनी आई को सही कर सकते, करेक्ट कर सकते इन डिफेक्ट्स को, ठीक है। अब हमें अपना आंखों का ख्याल कैसे रखना है बेटा? ये नेसेसरी है कि हम प्रॉपर खाना खाएं, रेगुलर चेकअप करवाएं, है ना। लाइट बहुत ज़्यादा अगर हो या बहुत कम हो तो हमारी आंखों के लिए हानिकारक है। आई पे अगर बहुत कम लाइट है तो आंखों पे एकदम स्ट्रेन आता है, और बहुत ज़्यादा है तो हेडेक भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि अगर लेज़र टॉर्च हुआ या फिर पावरफुल लैम्प हुआ या सन हो गया, इन सबको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, किसी आंख और के आंख में ऐसे नहीं मारना चाहिए। इससे क्या होता है? आंखें तबाह हो सकती हैं, ठीक है, बर्बाद हो सकती है, रेटिना खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। आंखों को ऐसे घिसना नहीं है पकड़ के, ठीक है। अब वही बदल रहा है कि अगर पार्टिकल्स वगैरह चले गए तो आंखों को धो लो ठंडे पानी से, क्लीन वाटर से, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आपको आंखों को वॉश करते रहना चाहिए। डॉक्टर को दिखा दो ज्यादा ही जरूरत पड़ रही है तो। रीड करो नॉर्मल डिस्टेंस पे विजन के लिए, ऐसे नहीं कि तुमको लगे कि भैया मेरी आंखें बहुत बढ़िया है एकदम मैं 1 मीटर दूर रख के पढ़ूंगा, ऐसे नहीं, ठीक है। 25 सेंटीमीटर आपको बोला है, ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है, वो नॉर्मल डिस्टेंस है विजन के लिए, ठीक है। अब आपको एकदम पास लाके भी नहीं पढ़ना है, एकदम दूर ले जाके भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो, आंखों का ख्याल रखना है। विटामिन ए वाला जो भी फूड स्टफ होता है जिसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ों का आपको खाना है जिसकी वजह से आपको ये प्रिवेंशन हो जाएगा, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी, आपकी आंखें सही रहेंगी, ठीक है। पपाया हो गया, मैंगो हो गया, ये सारी चीज़ें खाओ, ठीक है। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे भाई? उसको तो दिख ही नहीं रहा है कि ए क्या है, बी क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है, क्या होता है। तो उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम है जिसे हम कहते हैं ब्रेल सिस्टम, ठीक है। और ये जो ब्रेल के अल्फाबेट्स है इसके बारे में बता रहे हैं कि ये कैसे होते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको एकदम विजुअल इम्पेयरमेंट्स है, ठीक है, या तो बिल्कुल नहीं दिखता है, वो थोड़ा बहुत नहीं दिखता है, लिमिटेड विजन है, तो ये सब चीज़ें जो होती है बेटा ये
बेसिकली क्या होता है, ये डिजीज की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इनका सेंसेस, बाकी सेंसेस तो बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है, आईज नहीं है स्टिल, उनका टच बहुत बढ़िया होता है, उनकी हियरिंग बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को समझना बहुत अच्छे से कर पाते हैं, आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाते हैं। इसी का फायदा उठा के हमने ब्रेल सिस्टम बनाया है कि भैया तुम अगर चीज़ों को टच करके बहुत फटाक से समझ सकते हो तो हम तुम्हारे लिए ऐसा ही सिस्टम बनाते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हाइटेंड सेंसेस जो है उसके लिए एक बहुत बढ़िया सी चीज़ बनाई गई, वैल्यूएबल रिसोर्स बनाई गई विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल के लिए, जिसे हम ब्रेल सिस्टम बोलते हैं। और ये जो सिस्टम था ये 1932 में अडॉप्ट हुआ था। रीडिंग और राइटिंग जो होती है उसको कैसे करेंगे, टच के थ्रू, ये जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं वो लोग, ठीक है। फिर बात हुई कि ब्रेल जो होता है उसके अंदर बेटा बहुत सारे कोड्स होते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस के लिए होते हैं, मैथमेटिक्स के लिए होते हैं, इवन साइंटिफिक नोटेशंस के लिए भी होते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, इसमें बेटा ब्रेल वर्जन जो है ये अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल जो होते हैं, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ये ब्रेल सिस्टम के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले वो लेटर्स जो होंगे उनको स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में वो स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से उनको समझेंगे, और फिर बाद में वो लेटर्स को कंबाइन करते हैं और फिर पढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि लर्निंग मेथड जो होते हैं इसमें सबसे पहले क्या करता है, वो टच करके जो भी कैरेक्टर है उसको मेमोराइज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं टच करके कि ये भैया ये ए है, ये बी है, ये क्या है, ठीक है। ब्रेल टेक्स्ट जो होते हैं उसे मैनुअली भी बनाया जा सकता था और इसको मशीन से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इनिशियली बहुत पहले टाइम पे क्या होता था बेटा, शुरू में मैनुअल मेथड्स यूज करते थे, जैसे एम्बॉस करना, ठीक है, कैरेक्टर्स को हाथ से बनाना, ये सारी चीजें। फिर टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस होती गई तो उन्होंने कुछ डिवाइसेस बनाए, जैसे कि टाइपराइटर हो गया, प्रिंटिंग मशीन हो गई, और इनको डिजाइन किया गया स्पेसिफिकली इसीलिए कि वो ब्रेल टेक्स्ट बना पाए, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पूरी। लास्ट बात बता रहे हैं आपको, ये जो मशीन थी ये एनेबल करती है मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट प्रोडक्शन ऑफ ब्रेल मटेरियल्स, ठीक है। इसका फोकस ही उधर है, ऐसे नहीं कि यहाँ लगे हाथ ये भी बना दो, ऐसा नहीं, ठीक है। उसका फोकस ही वहाँ पे है ताकि सबको भैया इक्वालिटी है, सबका हक है भैया ये जीने का अच्छे से, ठीक है। तो सबको वो रिसोर्सेस मिलने चाहिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत आसान कर देती है विजुअल इम्पेयर्ड जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए रीडिंग मटेरियल्स का, ठीक है, एक्सेस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है, ठीक है, मतलब जो उठाना चाहे उनको फ़ायदा हो रहा है। चलिए यहाँ पे हो गया है चैप्टर खत्म। जाते जाते एक होमवर्क देते जाऊंगी, ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट डाउन करके फटाफट से बता दीजिएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करती है आंखों में वो कौन कंट्रोल करता है, आई के लेंस करते हैं, आइरिस करता है, सिलियरी मसल्स करता है, कौन कर रहे हैं अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर होनी चाहिए हमारी आंखों में, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा क्या है सही आंसर। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के हिसाब से यहाँ पे आपके लिए दिल से बहुत ज्यादा थैंक यू। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।